इतिहास में कुछ नाम चमकते हैं, कुछ गूंजते हैं और कुछ बस चुपचाप अपना काम कर जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार ने भारत को जोड़ा, अशोक के धम ने दुनिया को मोड़ा, लेकिन इन दोनों के बीच एक सम्राट था जिसने इस साम्राज्य को टूटने नहीं दिया। वो न तो महान कहलाया, न ही उसका नाम किताबों में बड़े अक्षरों में लिखा गया, लेकिन उसके बिना न मौर्य साम्राज्य टिकता और न ही अशोक सम्राट बनता। उसका नाम था बिंदुसार। राजमहल में रात थी, लेकिन अंधेरा नहीं, क्योंकि महल की दीवारें कांप रही थी। रानी दुर्धरा प्रसव पीड़ा में थी और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। महल के बाहर चंद्रगुप्त बेचैन था, अंदर चाणक्य के हाथ कांप रहे थे। रानी ने वही खाना खाया था जिसमें विष था, वो विष जो चाणक्य ने राजा को मजबूत बनाने के लिए रोज भोजन में थोड़ी मात्रा में मिलवाया था। लेकिन आज गलती हो गई थी, विष माँ के पेट तक पहुँच गया और फिर चाणक्य ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास बन गया। उसने प्रसव से पहले ही रानी का पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। माँ की जान नहीं बची, पर बच्चा जिंदा था। चाणक्य ने उसे उठाकर कहा, ये कोई आम बालक नहीं, ये अग्नि है, इसकी आंखों में आंसू नहीं, युद्ध है। नाम रखा गया बिंदुसार, जिसका मतलब था विष से जन्मा। बचपन किसी और के लिए खेल होता है, बिंदुसार के लिए एक तैयारी थी। उसे कभी माँ की गोद नहीं मिली, न कहानियाँ न लोरी, उसे मिला घोड़े की पीठ, तलवार की धार और राजनीति की चालें। वो बचपन से ही देखता था कैसे चंद्रगुप्त अपने मंत्रिमंडल में बैठकर राज्य की सीमाएं तय करता था, कैसे चाणक्य किसी की आंखों से ही झूठ पकड़ लेता था। बिंदुसार चुप रहता, पर सब कुछ देखता और सब कुछ सीखता। उसकी आंखों में कोई मासूमियत नहीं थी, वहाँ बस एक बात थी, मुझे तैयार होना है, एक दिन ये सब मेरा होगा। बिंदुसार अब बच्चा नहीं रहा था। वो हर दिन सूरज से पहले उठता, घोड़े पर चढ़ता, धनुष उठाता और शाम तक युद्ध कला में डूबा रहता। राजमहल में सबने मान लिया था, ये राजकुमार बाकी सबसे अलग है। उसकी आवाज़ कम, पर उसकी नजरें सीधी तलवार जैसी थीं। चाणक्य उसे सिर्फ राजा नहीं, राजनीति का हथियार बनाना चाहते थे। उन्होंने उसे बताया, राज्य चलाना शस्त्र से नहीं, शब्द और समय से होता है। बिंदुसार ने सुना और तलवार पकड़ना नहीं छोड़ा। और तभी एक दिन दक्षिणी सीमा पर विद्रोह की खबर आई। एक छोटे राज्य ने मौर्य साम्राज्य को कर देना बंद कर दिया था। दरबार में मंत्रणा शुरू हुई। कई मंत्रियों ने कहा, राजकुमार को अभी नहीं भेजा जाना चाहिए, वो तैयार नहीं है। पर चाणक्य ने सिर्फ एक वाक्य कहा, अगर आज नहीं गया तो कभी नहीं जाएगा। और फिर बिंदुसार पहली बार युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। उसके साथ कुछ चुनिंदा सैनिक थे, और सबसे बड़ी ताकत उसके पास थी, उसका धैर्य। जब दुश्मन ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो बिंदुसार पीछे नहीं हटा। उसने पहला वार किया और ऐसा किया कि दुश्मन चौंक गया। युद्ध लंबा नहीं चला। 3 दिन बाद राजकुमार वापस आया, लेकिन अब वो सिर्फ राजकुमार नहीं था, वो था विजेता। पाटलिपुत्र में जब उसकी वापसी हुई तो कोई ढोल नहीं बजे, पर चाणक्य ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तू सिर्फ राजा का बेटा नहीं, अब तू स्वयं सिंहासन है। बिंदुसार अब युवा हो चुका था। उसकी तलवार तेज, चाल सधी हुई और सोच पिता से कहीं आगे पहुंच चुकी थी। चाणक्य अब विदित हो चले थे। उनकी आंखों में थकावट थी और मन वैराग्य की ओर बढ़ रहा था। एक दिन सबके सामने उन्होंने घोषणा की, अब समय आ गया है, मैं संन्यास लूंगा। महल सन रह गया। किसी को आशंका थी कि चंद्रगुप्त अपने सबसे बड़े पुत्र को गद्दी देंगे, लेकिन उन्होंने एक नाम लिया, बिंदुसार। और फिर पूरे पाटलिपुत्र ने देखा, एक सिपाही की तरह तैयार राजकुमार सम्राट बनता है। कोई भारी उत्सव नहीं हुआ। बिंदुसार ने कहा, राज करना शोभा से नहीं, संयम से होता है। गद्दी मिली, लेकिन उसके साथ आया सैकड़ों राजाओं की चालाकी, हजारों अफसरों की उम्मीदें और लाखों लोगों की जिम्मेदारी। पर बिंदुसार अकेले नहीं थे। आचार्य चाणक्य अभी जीवित थे और यही था उनका आखिरी शिष्य। उन्होंने बिंदुसार के साथ मिलकर प्रशासनिक बदलाव शुरू किए। उन्होंने राज्य को 5 हिस्सों में बांटा। हर हिस्से में सेनापति और मंत्री अलग किए और गुप्तचर व्यवस्था को इतना मजबूत किया कि कोई राजा विद्रोह करने से पहले 10 बार सोचता। लेकिन यही बदलाव कुछ लोगों को खटकने लगे। कुछ पुराने नरेश जो चंद्रगुप्त के समय चुप थे, अब सोचने लगे, ये नया सम्राट उतना अनुभवी नहीं है, शायद इसे हिलाया जा सकता है। और फिर मालवा और अवंती क्षेत्र में विद्रोह हुआ। बिंदुसार को पहला बड़ा राज्य स्तरीय युद्ध लड़ना था। दरबार में फिर वही बहस, सेना भेजे, बात करे, राजदूत भेजे। बिंदुसार ने बस एक वाक्य कहा, अब मेरी नीति युद्ध से शुरू होगी, शांति वहीं रुकेगी जहां तलवार खत्म हो। और फिर मौर्य सेना चली बिंदुसार के नेतृत्व में।
3 सप्ताह तक घमासान युद्ध हुआ। पहाड़ी दुर्ग, नदी पार की घेराबंदी और छापामार रणनीति, हर जगह बिंदुसार की चालें दुश्मन को थका रही थी। अंत में दुर्ग टूटा, राजा पकड़ा गया और पूरा विद्रोह नीचे झुक गया। महल वापस आने पर जब चाणक्य ने देखा कि बिंदुसार के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उन्होंने पूछा, तुम जीत कर भी शांत क्यों हो? बिंदुसार ने कहा, युद्ध जीतना आसान है आचार्य, राज्य को स्थिर रखना सबसे कठिन। बाहर के युद्ध थम चुके थे, राज्य में शांति थी, लेकिन महल के अंदर एक नया युद्ध जन्म ले रहा था। बिंदुसार और पूरे मौर्य साम्राज्य के निर्विवादित सम्राट थे। चाणक्य के साथ मिलकर उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को इतना मजबूत कर दिया था कि सीमाएं स्थिर थीं और व्यापार फला फूला। लेकिन जैसे ही शक्ति स्थिर होती है, लालच आंखें खोलता है। कुछ पुराने दरबारी और राजन अब नाखुश थे, क्योंकि बिंदुसार चाणक्य की सलाह पर चलकर उन्हें उनकी मर्जी से फैसले नहीं लेने दे रहे थे। और यहीं से जन्म हुआ एक षड्यंत्र का। दरबार में झूठे दस्तावेज बनाए गए, गुप्तचर प्रणाली को तोड़ने की कोशिश हुई, यहाँ तक कि चाणक्य के खिलाफ अफवाहें फैलाई गईं। कहा गया आचार्य अब वृद्ध हो चुके हैं और राज्य पर उनका अत्यधिक प्रभाव है। बिंदुसार के सामने कई बार बातें आईं, पर उन्होंने हर बार चुप्पी को चुना। लेकिन फिर एक दिन दरबार में एक प्रस्ताव आया, गुप्तचर प्रमुख को बदल दिया जाए, और उसमें आचार्य का नाम हटाने की बात थी। बिंदुसार ने उस दिन निर्णय नहीं लिया, लेकिन चाणक्य समझ गए समय आ चुका है। अगले दिन उन्होंने बिना कुछ कहे राज्य के सारे कार्यभार त्याग दिए। राजा ने बुलाया पर चाणक्य नहीं आए। कुछ ही दिन बाद खबर आई आचार्य अब नहीं रहे। बिंदुसार ने उन्हें देखने का प्रयास किया, पर बहुत देर हो चुकी थी। एक चुप विदाई एक गहरा खालीपन छोड़ गई। गद्दी पर बिंदुसार बैठे थे, पर अब वो अकेले थे। उस दिन के बाद उन्होंने खुद को और अधिक कठोर बना लिया, क्योंकि अब उन्हें गुरु के बिना राज्य के भीतर उठती आग को खुद बुझाना था। और आग सिर्फ महल के गलियों में नहीं थी, वो आग उनके पुत्र के बीच भी उठने लगी थी। बिंदुसार का शासन मजबूत था, पर अब उम्र बढ़ रही थी और सबकी नजरें एक सवाल पर टिकी थी, अगला सम्राट कौन? सम्राट के कई पुत्र थे, पर दो नाम सबसे आगे थे, सुसीम और अशोक। सुसीम बड़ा पुत्र, राजनीति में प्रशिक्षित, पुरोहितों और दरबारियों का प्रिय। वो दरबार की भाषा जानता था, पर युद्ध के मैदान से दूर रहा था। दूसरी ओर था अशोक, तीखा, कठोर, बहादुर, सीमांत क्षेत्रों पर विद्रोह दबा चुका था और जनता के बीच उसकी छवि एक न्यायप्रिय लेकिन भयानक योद्धा की बन चुकी थी। महल में धीरे धीरे दोनों खेमे बनने लगे। सुसीम के साथ थे पुरोहित, राजगुरु और रिवाज। अशोक के साथ थे सेनापति, गुप्तचर और सीमांत अधिकारी। बिंदुसार ने अब तक उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। दरबार में फुसफुसाहट तेज हो गई, राजा किसे चुनेंगे? कहीं अशोक विद्रोह तो नहीं करेगा? क्या सुसीम तैयारी कर रहा है? और फिर वो घटना हुई जिसने सारी हवा बदल दी। तक्षशिला में एक बड़ा विद्रोह भड़क उठा। सभी दरबारी सोच रहे थे सुसीम को भेजा जाएगा, ये मौका है खुद को साबित करने का। लेकिन बिंदुसार ने नाम लिया अशोक, और अशोक गया। तक्षशिला जल रही थी, राजा की सेना पीछे हट चुकी थी, और अशोक ने वहां पहुंचते ही 3 दिन के अंदर विद्रोह को बिना खून बहाए खत्म कर दिया। जब वो लौटा तो पूरे साम्राज्य में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, अशोक, अशोक, अशोक। और यहीं से डरने लगा था सुसीम का पक्ष। महल के भीतर राजनीति अब जहर जैसी फैल चुकी थी। अशोक पर जादू टोने के आरोप लगे। कभी दरबार में बुलावा नहीं भेजा गया, तो कभी योजनाएं बनी उसे सीमा पर मारने की। बिंदुसार ने सब देखा, पर फिर भी वो चुप था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे अब निर्णय का समय आ चुका है। पाटलिपुत्र की हवाओं में अब एक अलग सन्नाटा था। सम्राट बिंदुसार अब बीमार पड़ चुके थे। वो सम्राट जिसने पूरी जिंदगी तलवार, नीति और तटस्थता के साथ शासन किया, अब बिस्तर पर थे, चुपचाप। महल की गलियों में हर कदम धीमा हो गया था, पर दरबार अभी भी गर्म था। कभी कोई सुसीम के नाम की पैरवी करता, तो कभी कोई चुपचाप अशोक से मिलने निकल जाता। बिंदुसार ने अब तक उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। यह चुप्पी अब खतरे की तरफ फैल रही थी। इधर तक्षशिला से लौटे अशोक ने राजमहल के भीतर होने वाली हर चाल को समझ लिया था। उधर सुसीम ने दरबारियों के साथ मिलकर गद्दी पर अधिकार जताने का खेल शुरू कर दिया। कुछ गुप्तचर मारे गए, कुछ संदेश रास्ते में रोके गए,
और एक रात बिंदुसार की हालत अचानक बिगड़ गई। सारे पुत्र महल में पहुंचे पर अब देर हो चुकी थी। बिंदुसार ने अंतिम सांस ली, बिना किसी उत्तराधिकारी की घोषणा किए। पाटलिपुत्र की सुबह भारी थी, गद्दी खाली थी, पर नजरें सिर्फ एक नाम पर थी, अशोक। और फिर वही हुआ जो नियति तय कर चुकी थी। कुछ ही दिनों में दरबार का संतुलन बदला। गुप्तचरों और सेना के साथ अशोक ने धीरे धीरे सत्ता अपने हाथ में ले ली। सुशील ने विरोध किया, पर उसका अंत आज भी इतिहास में धुंधला है। कुछ कहते हैं वो मारा गया, कुछ कहते हैं उसे निर्वासित किया गया। और जो भी हुआ, मगध की गद्दी अब एक नए सम्राट की थी। वो सम्राट जिसने आगे चलकर कलिंग को हिला दिया, धर्म को फैलाया और इतिहास को मोड़ दिया। लेकिन उस सम्राट के पीछे खड़ा था एक नाम, जिसने साम्राज्य को टूटने नहीं दिया, संभाल कर रखा, बिंदुसार। कुछ सम्राट इतिहास में गूंजते हैं, कुछ शिलालेखों में अमर होते हैं, लेकिन बिंदुसार जैसा सम्राट कभी कभी ही जन्म लेता है, जिसने माँ को खोकर जन्म लिया और पूरी जिंदगी युद्ध, राजनीति और साजिशों के बीच चुपचाप साम्राज्य को बचाए रखा। न उसने अपने नाम के मंदिर बनवाए, न ही अपनी विजय का ढोल पीटा, और उसकी तलवार और नीति ने इतिहास को अशोक जैसे सम्राट के लिए रास्ता बना कर दिया। आज जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो बीच का ये नाम कभी मत भूलना, बिंदुसार। वो राजा जिसने शांति के लिए युद्ध चुना और सत्ता के लिए कभी खुद को नहीं बेचा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो मेरा पिछला वीडियो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की गाथा जरूर देखिए, क्योंकि हर विरासत की शुरुआत वहीं से होती है। और अगली कहानी अब मैं लेकर आ रहा हूँ एक ऐसा नाम जो दक्षिण की लहरों को भी अपने चरणों में झुका देता था। राजेंद्र चोल, भारत का समुद्री सम्राट जल्द आ रहा है। स्मार्ट स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए और इतिहास को फिर से जीने के लिए जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये हैं हमारे खून में बहती विरासतें।